नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 3 चरण का मतदान खत्म हो चुका है और लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की पिच पर खेलने के लिए आ चुके हैं। ये कैसे हुआ और क्यों? बीजेपी को मुद्दों का अकाल क्यों पड़ गया है कि अब राहुल गांधी के सवालों के पीछे उन्हें घूमना पड़ रहा है? इसके साथ ही साथ नरेंद्र मोदी का हर दांव उल्टा क्यों पड़ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। 3 चरण का मतदान खत्म हो चुका है और कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही है तो बीजेपी बैक फुट पर पहुंच गई है। मोदी का हर दांव उल्टा पड़ा है क्योंकि कांग्रेस आरक्षण और संविधान की बात कर रही है और कह रही है कि बीजेपी अगर 400 पार पहुंची तो संविधान बदल देगी। ऐसे में जनता भी राहुल गांधी को अब सुनने लगी है। ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये आपके दिल की आवाज है। ఇది సామాన్యమైన పుస్తకం కాదు, ఇది సామాన్యుల యొక్క గొంతుక। इसके लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने लड़कर अपना खून देकर इसको बनाया है। ఈ పుస్తకం సామాన్యమైనటువంటిది కాదు, ఈ పుస్తకాన్ని మన కోసం మనం ఆవిష్కరించుకోవడానికి ఈ దేశంలో వేలాది మంది లక్షలాది మంది తమ ప్రాణాలను తృణప్రాయంగా త్యజించి రక్తాన్ని ధారపోసి ఈ పుస్తకాన్ని రూపొందించుకున్నారు। गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी, इन लोगों ने सालों लड़ाई कर कर खून पसीना देकर हिंदुस्तान की जनता के साथ ये किताब बनाई। మహాత్మా గాంధీ గారు, అంబేద్కర్ గారు, జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు వీరంతా కూడా సంవత్సరాల పాటు శ్రమపడి చెమటోడ్చి ఈ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించేందుకు రూపొందించేందుకు తమ సహకారాన్ని అందించి ఈ దేశానికి పుస్తకాన్ని అందించగలిగారు। और इस चुनाव में बीजेपी के लोगों ने साफ कह दिया है, उनके नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने कह दिया है कि वो इस संविधान को बदल देंगे, खत्म कर देंगे, फेंक देंगे। तो सुन लिया आपने कैसे आरक्षण और संविधान बीजेपी और नरेंद्र मोदी के गले की फांस बन गए हैं और ये बात सही भी है। बीजेपी के कई नेताओं ने खुले तौर से मीडिया से कहा कि आप 400 पार पहुंचा दो, संविधान बदल देंगे। चाहे ज्योति मिर्धा हो, अनंत हेगड़े हो या लल्लू सिंह, गाहे बगाहे लोग कहते रहते हैं कि 400+2 और संविधान बदलते देखो। बस इसी बात को कांग्रेस ने पकड़ लिया है और हर रैली में राहुल गांधी संविधान को दिखाते हैं और कहते हैं कि आरक्षण और संविधान बीजेपी बदलने वाली है और ये मुद्दा काम कर गया। इसके साथ ही साथ महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर भी लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। इसी से घबरा कर मोदी ने टेम्पो हाई करने की कोशिश और बनासवाड़ा में पहली बार हिंदू मुसलमान कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये बयान बैकफायर कर गया। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे
सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो सुन लिया आपने, अपनी हार देख मोदी ने पहली बार हिंदू मुसलमान क्यों किया, लेकिन फिर यूपी में आकर कह दिया कि शमी भाई ने बहुत अच्छा काम किया। जनता कंफ्यूज हो गई कि वो करे तो क्या करे। फिर बारी आई कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की। उन्होंने नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा और करारा जवाब दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी पगलें झांकने लगी। ये उम्मीद रखती हूं मैं आपसे कि राहुल गांधी जैसा नेता जो सत्य के पथ पे चल रहा है, चाहे उसके साथ कितना भी करने की कोशिश करें, चाहे कितना दबाने की कोशिश करें, उनको संसद से निकाला गया, उनको घर से निकाला गया, पूरे परिवार को अपशब्द कहे गए। इंदिरा जी जैसे शहीद महान महिला को देशद्रोही कहलाया मोदी जी ने। मोदी जी ने कहा कि मेरे पिता राजीव गांधी जो शहीद हुए इस देश के लिए देशद्रोही हैं। उन्होंने ये झूठ बोला कि मेरे पिताजी ने अपनी विरासत को लेने के लिए कानून बदल दिया। उनको कौन समझाएगा कि ये जो राजनीति है, जो सेवा का धर्म है, जो जनता के प्रति हमारे दिलों में श्रद्धा है, ये जनता ने, रायबरेली अमेठी की जनता ने हमें सिखाया है। उन्हें कौन समझाएगा कि हमें विरासत में धन दौलत नहीं मिली। जवाहरलाल नेहरू ने करोड़ों की दौलत देश को उस समय दान की जब देश की अर्थव्यवस्था मुश्किल में थी, संकट में थी। इंदिरा गांधी ने अपने गहने दिए देश को जब जंग हो रहा था। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान हुआ है। मेरे पिता का खून इस देश की मिट्टी में मिला हुआ है। कौन समझाएगा इन लोगों को कि हमें विरासत में धन दौलत नहीं मिली, हमें विरासत में इस देश के लिए मर मिटने का जज्बा मिला। तो सुन लिया आपने क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी और कैसे बीजेपी के पास जवाब नहीं है। अभी यही सब चल रहा था कि अचानक झुलसाए मोदी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और तेलंगाना में ऐसा बयान दिया कि बीजेपी की परेशानी बढ़ गई और ये बयान बीजेपी की परेशानी का सबब बन गया। फिर क्या था, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुद्दे को लपकते हुए जो कहा उसे सुनकर नरेंद्र मोदी की बोलती बंद हो गई। पहले आप नरेंद्र मोदी को सुनिए, जो बयान उनके लिए घातक साबित हो रहा है। चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे। नरेंद्र मोदी को सुन लिया आपने, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा हमला किया कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी समेत नरेंद्र मोदी की टीम की हवा खराब हो गई। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबराए गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाए। तो सुन लिया आपने कैसे नरेंद्र मोदी फंस गए और क्या कह रहे हैं। अभी यही सब चल रहा था कि अचानक अरविंद केजरीवाल ने ऐसा सिगुफा छोड़ा कि बीजेपी अंदर तक हिल गई और आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी गई। पहले केजरीवाल को सुनिए। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था
कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये बयान बीजेपी पर बिजली की रफ्तार की तरह इस बयान ने हमला किया और इतना असर किया कि अमित शाह को मोर्चा संभालना पड़ा और कहना पड़ा कि मोदी ही पीएम होंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी घबराई हुई है और कैसे विपक्ष के सवालों के जवाब में उलझी है, मुद्दों पर कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसे में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को फंसा दिया और इस बार विपक्ष मुद्दे बना रहा है और बीजेपी खेल रही है।